जनरल कानून, जनरल प्रिंसिपल ये है कि विरासत को क्लेम करने की कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं है। हमारे यहाँ पर सिविल प्रोसीडिंग्स में, सिविल केसेस में सपोज कोई दावा, कोई मुआहदा हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, लेन देन का, कोई ख़रीदो फरोख्त का मुआहदा हुआ है, तो उसमें एक लिमिटेशन मुकर्रर है। सपोज 3 साल, कि 3 साल अगर वो मुआहदे के ऊपर कोई एक पार्टी अमल नहीं करती तो दूसरी पार्टी कोर्ट में जा सकती है 3 साल के अंदर अंदर। एक एग्ज़ाम्पल है। तो लिमिटेशन एक्ट जो है वो अलहदा से हर तरह के केसेस के लिए, हर तरह के मामलात के लिए, सिचुएशंस के लिए मौजूद है। आपने किसी से पैसे लेने हैं तो वो कितनी देर के अंदर आप जाएंगे, उसके बाद जाएंगे तो वो कोर्ट कहेगी कि वो टाइम बार्ड है। लेकिन विरासत को क्लेम करने के लिए कोई लिमिटेशन मुकर्रर नहीं है। एक खातून को 20 साल पहले उसकी विरासत से महरूम किया गया, लेकिन उसने कभी किसी फोरम पर वो गई ही नहीं। उसका उज़र एक ये हो सकता है कि मैं भाइयों के प्रेशर में थी, या ये उज़र हो सकता है कि मैं कमज़ोर थी, मेरे पास पैसे नहीं थे कोई फ़ीसें वगैरह देने के लिए या अखराजात करने के लिए, या मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि किस फोरम पर जाना है। तो वो 20 साल बाद भी वो विरासत को क्लेम वो कर सकती है, जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक प्रिंसिपल जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि लॉ प्रोटेक्ट्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। अब ऐसा नहीं है कि आप 40 साल बाद जाएं और कहें जी वो 40 साल पहले की जो विरासत है, और वो विरासत अगर, तो अब इसमें भी दो सिचुएशंस हैं। अगर तो वो विरासत अभी इंतकाल नहीं हुई, मुंतकिल नहीं हुई, ट्रांसफ़र नहीं हुई, जो डिसीज्ड था, जो मरहूम था, उसके लीगल एयर्स में, जिसमें एक लीगल एयर इसका वालिद भी था, तो फिर तो डेफिनेटली वो विरासत का इंतकाल होगा। ऑल दो लैंड रेवेन्यू एक्ट में 2015 में गालिबन अमेंडमेंट आई, या कुछ साल पहले एक अमेंडमेंट आई, उसमें उन्होंने कहा कि रेवेन्यू जो स्टाफ है, रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं, वो किसी भी बंदे की डेथ के फ़ौरन बाद ऑटोमेटिकली विरासत का इंतकाल जो है वो करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। जो पहले एक तरीक़ाकार था कि कोई लीगल एयर आएगा, एप्लीकेशन देगा कि जी ये विरासत चढ़ाई जाए, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ऑटोमेटिकली यू आर ड्यूटी बाउंड टू ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी टू द लीगल एयर्स। तो अगर कोई पार्टी जाके कहती है कि जी नहीं तब नहीं हुई थी और वो इंतकाल भी नहीं हुई, तो फिर तो डेफिनेटली इनका राइट बनता है, चाहे वालिद ने विरासत अपनी ज़िंदगी में क्लेम ना भी की हो। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन ये आती है कि वो विरासत इंतकाल वो चढ़ गई, और वो वालिद की ज़िंदगी में ही इंतकाल जो है वो विरासत का हो गया था, लेकिन वालिद को महरूम किया गया, इनके वालिद के नाम इंतकाल नहीं हुआ। तो वालिद ने अपनी ज़िंदगी में, अब यहाँ पर फिर दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि वो वालिद के नॉलेज में थी कि मेरे नाम नहीं चढ़ाई गई, बाकी बहन भाइयों ने अपने नाम और मुझे महरूम कर दिया, तो वालिद ने अपनी ज़िंदगी में उसको चैलेंज करना चाहिए था लीगल फोरम के ऊपर कि ये देखें जी, मुझे ये विरासत मेरा हक है, किसी भी तरह जब तक कि मैंने उसको सरेंडर नहीं किया, गिफ्ट नहीं किया, या वो मैंने अपना हिस्सा किसी को बेचा नहीं है, तो वो उसको कर सकता है। दूसरी सूरत ये है कि उसने वो चैलेंज ही नहीं किया, तो फिर वही बात कि उसको अपने हुकूक जो हैं उसका वो ख्याल ही नहीं है, तो उसका जो फेल है वो उसके जो लीगल एयर्स हैं उनके ऊपर वो उसका असर वो पड़ेगा। अगर उसने अपनी ज़िंदगी में चैलेंज किया है फिर तो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बड़ा तगड़ा केस है, वो तो फिर इनको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर उसने अपनी ज़िंदगी में वो ज़िंदा रहा, विरासत के खुलने के बाद, विरासत इंतकाल होने के 40 साल बाद तक भी वो ज़िंदा रहा, और अब उसकी औलाद जो है वो आके मज़ीद 20 साल इंतज़ार के बाद वो कहे जी आप 1960 की जो है वो विरासत उसको, और वो आगे इंतकाल दर इंतकाल, फ़रोख्त दर फ़रोख्त हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में जो जनरल प्रिंसिपल है कि आप जितना मर्ज़ी पुरानी विरासत हो उस इंतकाल को चैलेंज कर सकते हैं, अपने नाम मुंतकिल करवा सकते हैं। लेकिन ये वाली जो सिचुएशन है उसमें फिर वो कोर्ट्स और जो फोरम्स हैं वो रिलक्टेंट होते हैं, वो इतनी पुरानी जो एंट्रीज़ हैं उनको बहुत आसानी के साथ उसको डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि उसके बाद कई लोगों के वो जो हैं वो हुकूक वो इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा फ्रॉड को इस्टेब्लिश करता है कि ये फ्रॉड के ज़रिए हुआ और मेरे वालिद को पता नहीं था अपनी ज़िंदगी में, उनको यही था कि हाँ जी ये मेरे नाम भी है, लेकिन अभी हमें जाके पता चला है जब हमने वो कागजात चेक किए हैं, फ़र्द वगैरह चेक किए हैं, तो फिर वो अगर फ्रॉड को इस्टेब्लिश करता है तो फिर डेफिनेटली रूटीन में हमारे पास जो कोई भी आता है
وہ ظاہر کیس ٹو کیس، ہر کیس کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں، تو کیس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، فیکٹس ہیں، ان کو دیکھ کر پھر ہم مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے اس میں کتنے چانسز ہیں، آپ کو کرنا چاہیے کیس یا نہیں کرنا چاہیے۔